नमस्कार, 9 बजे की शुरुआत करेंगे नेशन एट 9 के साथ। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो नेशन एट 9 पर बात होगी देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर कोने की बात, हर खास खबर की बात। चलिए अब करते हैं खबरों की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति के दौरे के साथ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में रहेंगी। राष्ट्रपति अपने दौरे के दौरान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में जाएंगे। राष्ट्रपति के मंदिर दर्शन को देखते हुए आज सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। मंदिर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति मुर्मू झारखंड उच्च न्यायालय के नए परिसर का उद्घाटन भी करेंगी। इसके अलावा रांची में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू खोजी में एक कार्यक्रम में भाग भी लेंगी। यहाँ आपको ये बताएं कि राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद ये उनका राज्य का दूसरा दौरा होगा। दरअसल देवघर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची जाएंगी। रांची हवाई अड्डे से वह बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए बिरसा चौक जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। बैठक में दोनों देश आपसी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा करते नजर आए। इसके साथ साथ दोनों देश आपसी सहमति के साथ रिश्ते को पहले से बेहतर बनाने पर विचार विमर्श करते नजर आए। बैठक में एनर्जी और ऊर्जा के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की ओर से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में भारत के लोग दोनों देशों के बीच एक ब्रिज की तरह हैं। दोनों देशों के बीच माइनिंग और मिनरल्स के क्षेत्र को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है। बैठक में हमने अगले दशक की रणनीति पर चर्चा की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन किया गया है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स गठित करने का फैसला भी किया गया है। इधर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी बड़े अभियान में तब्दील करने जा रही है। बीजेपी खुद केंद्र सरकार ने इसका मेगा प्लान भी तैयार किया। बीजेपी नेता और सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री देश भर में दर्जनों सभाएं करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी भी विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास वाली जनसभाओं में शामिल होंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर राजस्थान के अजमेर में भव्य रैली भी होगी। इधर पीएम मोदी 31 मई को अजमेर में रैली करेंगे। इसके साल के अंत में आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की ये रैली काफी महत्व भी रखती है। ये भी बता दें कि 26 मई 2014 को पहली बार और 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। देश की राजधानी दिल्ली की बात होगी। कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस आने वाले चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। साल 2023 के अंत के महीने में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर पार्टी ने 3 दिन तक दिल्ली में मैराथन बैठक बुलाई है। पार्टी हाईकमान ने संबंधित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को हाजिर होने के लिए कहा है। कांग्रेस की ये बैठक आज से शुरू होकर 28 मई तक 3 दिन तक चलने वाली है। बताया ये भी जा रहा है कि बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच बनी तनातनी पर बातचीत हो सकती है। पार्टी आलाकमान दोनों नेताओं से विचार विमर्श करके तनाव को चुनाव से पहले खत्म कराना चाहेंगे। अगर किन्हीं कारणों से बात नहीं बन पाती है, तब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पायलट पर कोई फैसला भी ले सकते हैं। चलिए वापस रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग को लेकर देश की सियासत अब गरमाने लगी है और कई विपक्षी दलों ने 28 मई को आयोजित समारोह का बहिष्कार करने का फैसला भी लिया। इन दलों की मांग है कि पीएम नरेंद्र मोदी की जगह संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए। इधर सूत्रों के आधार पर कहा गया है कि कांग्रेस 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया है कि सरकार ने समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू को दूर रखकर उनका और पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया। अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां श्रीनगर में हो रहे G20 के तहत पर्यटन विभाग की बैठक का आज तीसरा और आखिरी दिन है। धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहली बार है जब कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। वहीं दूसरे दिन की मीटिंग में
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर जल्द ही दुनिया के टॉप 50 टूरिस्ट प्लेसेस में से एक होगा। आपको बता दें कि बैठक में 17 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया है। वहीं इस बैठक में 5 देश चीन, सऊदी अरबिया, तुर्किया, इंडोनेशिया और इजिप्ट जैसे देश शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन कश्मीर के युवाओं को पूरा भरोसा है कि इस मीटिंग के बाद कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट की तादाद में काफी तेजी देखने को मिलेगी। चलिए अब खबर लेते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने के लिए केजरीवाल मुंबई के दौरे पर हैं, जहां वो लगभग सभी विपक्षी दलों से नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा के दौरान एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई है। आपको यहां बताएं कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार दिल्ली की ईमानदार सरकार को परेशान कर रही है, क्योंकि उसके पास सत्ता की चाबी है जिसका वो दुरुपयोग कर रही है। आपको पता न होना चाहिए कि केजरीवाल से पहले सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद सबसे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की थी। अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर रार जारी है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मिलने कलकत्ता पहुंचे। इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार जो दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है वो उसका विरोध करेंगे। इसके साथ ही वो बाकी विपक्षी पार्टियों से भी इस पर साथ आने का आग्रह करेंगे। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में देखा कि राज्यपाल कैसे सरकार को तंग कर रहे हैं। दिल्ली में इन्होंने जो किया वो जनतंत्र के खिलाफ है। देश की जनता को इस अहंकारी सरकार को हटा देना चाहिए। अब बात उत्तराखंड की होगी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि देहरादून में हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज लक्ष्मण चौक में आयोजित श्री राम कथा में शामिल हुए। सीएम ने श्री राम कथा व्यास पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य का अभिनंदन कर आशीर्वाद ग्रहण किया है। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ जारी कार्रवाई को लेकर एक बड़ा बयान दिया। कहा कि हमने पहले कहा था कि सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण है उसे हटा लें, नहीं तो सरकार की कार्रवाई तो जारी है ही। वहीं सीएम ने समान नागरिक संहिता पर बयान दिया। कहा कि देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, इसके लिए राज्य में समान नागरिक संहिता हमारे राज्य की जरूरत थी। इसी के लिए कमेटी का गठन किया गया। कमेटी की तरफ से जून तक इसका ड्राफ्ट तैयार भी किया जाएगा। इसके बाद राज्य में इसे लागू किया जाएगा। खबरों में रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। दिसंबर 2022 तक मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियां वैध की जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने देश में 6077 अवैध कॉलोनीज को वैध करने की योजना की शुरुआत की है। पहले फेज में 1112 कॉलोनीज को बिल्डिंग परमिशन दी गई है। सीएम के इस प्रोग्राम से बाकी के शहर वर्चुअली जुड़ेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं मानता हूं कि जब ये कॉलोनियां बन रही थी तब ध्यान देना चाहिए था कि वो वैध बन रही हैं या फिर अवैध। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह की मांग पर की। सिंह ने 2 और मांगे रखी हैं। इन कॉलोनियों में गरीबों से 20% विकास शुल्क ना लिया जाए, मकानों के नक्शे पास किए जाएंगे। सीएम ने कहा, मैं भूपेंद्र जी से सहमत हूं। हम विकास पुरुष हैं, विकास करने वाली सरकार है, इसलिए खरीदी बिक्री के लिए विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। चलिए बात होगी छत्तीसगढ़ प्रदेश के नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होने वाला है, लेकिन इसका उद्घाटन कौन करेगा, इस पर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी से कांग्रेस में आए बड़े आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा, राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन की मांग की। दरअसल नए संसद भवन के उद्घाटन पर अब सियासी जंग ट्विटर पर छिड़ी हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को आदिवासियों का अपमान करने वाला बताया।
अगली खबर हिमाचल से है। कांगड़ा को पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने के लिए प्रदेश के सबसे बड़े जिले का नक्शा बदलने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, धर्मशाला में 130 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से माफ की जगह एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर प्रस्तावित है और ये जिला कांगड़ा में सम्मेलन पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा। इस परियोजना के लिए 2.19 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। नगरोटा में प्रस्तावित वेलनेस रिजॉर्ट और हाई एंड इंटरनेशनल फाउंटेन के लिए 5.75 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, सको में आइस स्केटिंग रिंग और रोलर स्केटिंग रिंग के लिए 2 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। चलिए अब बात करते हैं कर्नाटका की, जहां पर कांग्रेस सरकार बनने के बाद पार्टी नेताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। तमाम विपक्षी दल सीएम सिद्धारमैया सहित पार्टी के दिग्गज नेताओं को शुभकामनाएं देते दिख रहे हैं। 22 मई को पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की थी और अब बीजेपी नेता ने बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र येदियुरप्पा ने विधानसभा में सीएम सिद्धारमैया से मुलाकात की। इस दौरान विजेंद्र ने सिद्धारमैया को कांग्रेस की जीत के लिए बधाई दी। अब बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां पर सीएम एम.के. स्टालिन एक हफ्ते के सिंगापुर और जापान दौरे पर रहेंगे। राज्य में निवेश आकर्षित करने और जनवरी 2024 में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में हिस्सा लेने के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम का ये दौरा काफी इम्पोर्टेंट है। सीएम स्टालिन ने कहा कि जनवरी 2024 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट चेन्नई में होने वाली है। हम बैठक के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए दुनिया भर में कई जगहों की यात्रा करेंगे। इस दौरान मेरे साथ उद्योग मंत्री और अधिकारी यात्रा में शरीक हो रहे हैं। यात्रा के दौरान कुछ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि स्टालिन 31 मई को चेन्नई लौटेंगे। मई 2021 के कार्यभार संभालने के बाद स्टालिन की ये दूसरी आधिकारिक विदेशी यात्रा होगी। निवेशकों को लुभाने के लिए स्टालिन की ये यात्रा 2030 तक तमिलनाडु को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के उनके महत्वाकांक्षी लक्ष्य के बाद आई है। चलिए एक बार फिर से रुख कर्नाटका की, जहां पर बेंगलुरु में पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक कोटी खादर ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मंगलुरु विधानसभा क्षेत्र से विधायक खादर ने विधानसभा सचिव के कार्यालय में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इधर कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट भी किया। लिखा कि हमारे युवा गतिशील नेता यूजी खादर को कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र नामांकन दाखिल करने के लिए बधाई। वो न केवल विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होंगे, बल्कि दक्षिणी कन्नड़ से भी पहले स्पीकर रहे जाएंगे। साथ ही कानून का उनका ठोस ज्ञान, लंबा अनुभव और चतुराई से निपटने की क्षमता कर्नाटक प्रदेश को समृद्ध बनाने में अहम योगदान देगी। अगली खबर पंजाब से, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में पुलिस में शामिल हुए 98 इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें 86 महिंद्र बुलेरो और 12 मारुति आर्टिगा कार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन वाहनों में मोबाइल डेटा टर्मिनल और जीपीएस लगे हुए हैं। इससे जब कभी कोई 112 हेल्पलाइन नंबर डायल करके मदद मांगेगा तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाएगी। इस मौके पर सीएम मान ने कहा कि पंजाब बॉर्डर राज्य होने के कारण यहां शांति भंग करने का प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन पंजाब पुलिस और बीएसएफ की तरफ से सराहनीय कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस दौरान सीएम भगवंत मान एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तब से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप बढ़ गया है। इधर हरियाणा में आज से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का 3 दिवसीय जन संवाद कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इस 3 दिन में सीएम मनोहर लाल खट्टर 9 जगहों पर लोगों से रूबरू होंगे। इधर सीएम के जन संवाद कार्यक्रम में परंपरागत और ग्रामीण परिवेश की झलक भी देखने को मिल जाएगी, जहां पर खान पान से लेकर सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से पारंपरिक होंगी। हरियाणवी अंदाज में सीएम का ग्रामीणों के द्वारा पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत भी किया जाएगा। इधर सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। साथ ही
दूसरे जिलों में हुए जनसंवाद कार्यक्रम में विरोध को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, जहां अब कार्यक्रम स्थल में आने वालों की पूरी जांच कर रही है और उसी के बाद ही उनको इजाजत दी जाएगी। इधर काले कपड़े पहनने वालों पर खास नजर भी रहेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रमों में काले कपड़े पहन के आना अब वर्जित कर दिया। अब बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, उन्हें ग्लोबल लीडर बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ असम के अफ्स्पा कानून हटाने पर सीएम ने बयान दिया और कहा कि 2023 के आखिर तक असम से अफ्स्पा को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व सैन्य कर्मचारियों की मदद की जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में असम में 8 जिलों में अफ्स्पा लगा हुआ है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात पर उन्होंने सीएम केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम तो मुझे दिल्ली में घुमाने वाले थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम की घोषणा की है। इस बार भी बिहार की बादशाहत कायम रही। बिहार की बक्सर जिले की रहने वाली गरिमा लोहिया ने पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया। इधर पहला स्थान इशिता किशोर ने प्राप्त किया है। इस बार टॉप 10 में देश की बेटियों ने जगह बनाई है। आपको बता दें, इशिता किशोर ने ऑल इंडिया रैंक हासिल किया। इसके बाद उन्हें बधाई देने का तांता लग गया है। वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ परीक्षा को पास किया गया। इशिता ने दिल्ली के एक कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। ये बिहार की रहने वाली हैं, लेकिन इनका पूरा परिवार ग्रेटर नोएडा में रहता है। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां पर आज मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े आर्यन खान ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में सीबीआई के सामने पेश होंगे। आपको बता दें, वानखेड़े पर सीबीआई ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में फंसाने के लिए कथित रूप से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। समीर वानखेड़े से सीबीआई पहले भी 2 बार पूछताछ कर चुकी है। तो पूछताछ के बाद एनसीबी कार्यालय से बाहर आने के बाद वानखेड़े ने कहा कि वो सीबीआई के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उनसे जो भी पूछा उसका उन्होंने सही जवाब दे दिया है। चलिए बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मछलीपट्टम पोर्ट का उद्घाटन किया और समुद्र में विशेष प्रार्थना की थी। यहाँ आपको बताएं, बंदरगाह का निर्माण 35 मिलियन टन की शुरुआती कार्गो क्षमता के साथ 2 साल में पूरा होगा। पोर्ट का शुभारंभ करने के बाद सीएम ने जनसभा को संबोधित कहा। कार्गो ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ने से 4 बर्थ डीप वाटर पोर्ट की क्षमता बढ़कर 116 मिलियन टन हो जाएगी। गौरतलब है कि ये बंदरगाह मुंबई और चेन्नई के विकसित बंदरगाहों की तरह मछलीपट्टम को विकसित करने में मदद करेगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग 216 और गुड़ीवाड़ा मछलीपट्टम रेलवे लाइन से जल्द ही जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं केरल की, जहां पर भारतीय मजदूर संघ केरल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय महिला श्रमिक सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी वायनाड में रहते तो इसका वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश के अमेठी का हुआ। साथ ही उन्होंने कहा, मुझे अमेठी से गांधी को विदा करने का सौभाग्य मिला। इसका कारण ये था कि जब वो अमेठी में सांसद हुआ करते थे तब वहाँ 80% लोगों के पास बिजली कनेक्शन था ही नहीं, जिलाधिकारी कार्यालय नहीं था, दमकल केंद्र नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई केंद्रीय विद्यालय या सैनिक स्कूल तक नहीं था। साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा कि वो जहां भी रहती हैं, चाहे दिल्ली में हो या फिर अमेठी में, उन्हें वायनाड की बहुत चिंता रहती है। इसलिए वहां की 250 आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में बदलने का फैसला किया है। इधर राजस्थान में, जहां पर टीएसपी क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों का अब जल्द तबादला हो सकता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक आम सभा के दौरान इस तरह के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में काम करने वाले नॉन टीएसपी शिक्षक लंबे वक्त से तबादले की मांग को उठा रहे हैं। संकेत दिए गए हैं कि राज्य सरकार इस दिशा में जल्द ही उचित कदम उठाने जा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार इस पर रणनीति बना रही है और जल्द ही इस पर बड़ा फैसला भी लिया जाना है। खबरों में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
अफजल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की है। अफजाल के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शुक्रवार को अपील पर सुनवाई के लिए राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने बहस के लिए 2 दिन का समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की है। अफजाल अंसारी की ओर से दाखिल अपील में सजा के फैसले को चुनौती देने के लिए कई आधार दिए गए हैं। अपील में मुख्य आधार ये दिया गया कि 2 बार के सांसद और 5 बार विधायक रहे अफजाल अंसारी को राजनीतिक रंजिश के कारण गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। चलिए खबरों में अब बात करेंगे पंजाब की, जहां पर पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां उसने वांटेड आरोपी लखबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी लखबीर सिंह के कब्जे से एक चीनी ड्रोन और एक लगभग 2 किलो हेरोइन भी बरामद की गई है। लखबीर सिंह की गिरफ्तारी के मामले में अमृतसर की स्पेशल टास्क फोर्स AIG स्नेहदीप शर्मा ने बताया है कि लखबीर के पास से एक पिस्टल और एक राइफल बरामद की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान से सामान लाने के लिए किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस अब मामले की आगे जांच कर रही है। गौरतलब है कि पंजाब सीमावर्ती इलाके होने के कारण बेहद संवेदनशील है। ऐसे में लखबीर सिंह की गिरफ्तारी अहम साबित हो सकती है। तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। श्रमिकों को लेकर जा रहा क्रूजर वाहन हादसे का शिकार हुआ है। आपको बताएं, हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है, 13 लोग घायल हो गए हैं। राहत और बचाव काम जारी है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, श्रमिकों को लेकर जा रहा क्रूजर वाहन हादसे का शिकार हुआ है। ये बताया जा रहा है कि लगभग 6 मजदूरों की इसमें मौत हो गई है, 13 लोग घायल हैं। फिलहाल राहत और बचाव काम जारी है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से श्रमिकों को लेकर जा रहा क्रूजर वाहन हादसे का शिकार हुआ है। इस हादसे में 6 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 13 लोग हताहत बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, राहत और बचाव काम इस वक्त जारी है। उसी के साथ नेशन 89 में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।